आप सभी को मेरा नमस्कार। आरडी साइंस अड्डा की यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मेटल से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों की बातें करने वाले हैं। बहुत सी मेटल होती हैं, उन सभी मेटलों को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आज हम इस वीडियो में जिन मेटल की बात करने वाले हैं वो है कॉपर, जिंक और टिन है। और इन तीनों से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आपको यहाँ से इसे पता चल सकेगा कि एग्जाम में यदि ये धातुओं से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप एक नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना क्या था कि धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु कौन सी है। यानी कि हमारे पास ऐसी कौन सी धातु है जो दिए हुए ऑप्शन में मैच कर पा रही है। यदि उसको हम वायु में खुला छोड़ दें तो अपनी बाहरी सतह पे कार्बोनेट का निर्माण करने लगती है, जिससे वो संसारित होने लगती है। हमने संसारित से रिलेटिव ऑलमोस्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, उनसे उसके क्वेश्चनों को भी पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप संसारण से रिलेटिव सभी वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं। उसमें हमें ऐसे पढ़ा था कि कुछ धातु ऐसे होती है जैसे कि कॉपर हो गई, चांदी हो गई, लोहा हो गया। इन धातुओं को अक्सर यदि वायु में खुला छोड़ दें तो ये संसारित होने लगती हैं। इनकी जो बाहरी परत होती है, ये बाहरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो कॉपर होता है, ये कॉपर तो बनाता है क्या? कार्बोनेट। ये वायुमंडल में क्रिया करके क्या बना लेता है? कार्बोनेट बना लेता है। चांदी होती है, चांदी सल्फाइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सल्फाइड का निर्माण करती है। और लोहा है वो किसका निर्माण करता है? ऑक्साइड का निर्माण करता है। और इसके कारण ये तीनों ही धातुएं क्या होने लगती हैं? संसारित होने लगती हैं। अब यहाँ क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो वायुमंडल में खुला छोड़ने पर एक कार्बोनेट की परत जमा कर लेती है या उस पर जंग लग जाती है। और वो जंग कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। तो अब आप इसका उत्तर बताते हैं कि ऐसी कौन सी धातु होती है जिसपे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है यदि उसको हम वायु में खुला छोड़ दें। तो यहाँ से सही उत्तर होता कौन? डी, कि तांबा। कॉपर जो होता है, इस कॉपर को ही क्या कहा जाता है? तांबा कहा जाता है। कि तांबा किसका निर्माण करता है? कार्बोनेट का, जिससे वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? खराब होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहा या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा या स्टील पर जस्ते मतलब जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यदि आपको इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां आपको समझना है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा हुआ है हमारे को। कि लोहा या स्टील, हमारे पास ये लोहा है, इस लोहे पे यदि हम जिंक की परत चढ़ा दें तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं? इसको जस्तीकरण कहा जा सकता है। इसे यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जा सकता है। इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ये इसी प्रक्रिया के नाम है। और वो प्रक्रिया कौन सी है? यदि हम लोहे धातु पे जिंक की परत चढ़ा दें। जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं? जिससे कि लोहे पे जंग ना लग सके। तो लोहे की सुरक्षा के लिए इस पे किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण, यशद लेपन कहा जा सकता है, या क्या बोल सकते हैं हम उसको? गैल्वेनाइजेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? सी होता दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है? अर्थात वो जंग की क्या करता है? रोकथाम करता है। तो अभी हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चंस पे पढ़ा कि यदि लोहे पे किसकी परत चढ़ा दें हम? जैडान की परत चढ़ा दें, जिंक की परत चढ़ा दें, तो जिंक क्या बनाता है? ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है? ऑक्साइड बनाता है। और इस ऑक्साइड, जो जिंक का ऑक्साइड होता है, इस ऑक्साइड के द्वारा लोहा क्या हो जाता है? सुरक्षा होती है लोहे की, और उसमें कभी भी क्या नहीं लगती है? जंग नहीं लग पाती है। तो यहाँ से हम सही उत्तर बता पाते हैं कि वो प्रक्रिया कौन सी है जिसमें जिंक ऑक्साइड बनता है जो सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है, अर्थात जंग की रोकथाम करता है। उसको कहते हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन।
इसी प्रक्रिया के अन्य नाम भी हमने पढ़े हैं, तो आपने जाना होगा। तो यहाँ से सही उत्तर होता कौन सा? डी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि खालिस्तान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोडिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है? उस प्रक्रिया में हम लोहे को जिंक की परत चढ़ा के उस पे क्या करते हैं? उसकी सुरक्षा करते हैं, उसे संरक्षित करते हैं लंबे समय तक। तो वो प्रक्रिया कौन सी होती है? वो प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। लोहे पे जिंक या जस्ते की परत चढ़ना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। यसत लेपन कहा जा सकता है इसे, जस्तीकरण कहा जाता है इसे। तो यहाँ से सही उत्तर होता हमारा कौन सा? सी होता। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर की क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खालिस्तान से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यानी कि जो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया, इस गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में जिंक की परत चढ़ाते हैं। जिंक की परत किस पे चढ़ाते हैं? लोहे पे चढ़ाते हैं। ठीक, यहां तक का तो आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या कह रखा है कि जिंक की परत लोहे पे चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे को किससे बचाते हैं? जंग से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? जंग। तो जंग से बचाने के लिए लोहे पे किसकी परत चढ़ाई जाती है? उस पे चढ़ाई जाती है जिंक की परत। किसकी परत चढ़ाते हैं? जर्डन की जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो यहाँ जो खालिस्तान है, इस खालिस्तान में क्या भरते? भी भरते कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तु पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और ये क्वेश्चंस एनटीपीसी के जो लास्ट ईयर के पेपर लगे थे 2016 में, वो उन्हीं का एक क्वेश्चन है। उन्हीं में से किसी ना किसी एक पेपर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से सही उत्तर होता कौन सा? बी होता। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर की क्वेश्चंस में दिया हुआ है हमारे को क्या कि ऐसी कौन सी धातु है निम्नलिखित में से जो सबसे तन्य होती है? तन्य का मतलब क्या होता है? अब यहाँ से सबसे पहले हमारे को समझना था कि तन्य क्या होता है। अब जो हमारे को ऑप्शंस में जो धातु दी हुई हैं, उन धातु में चुनना था कि तन्य धातु कौन सी होती है। तन्य धातु उसे कहते हैं, धातु के विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, जैसे आघात वर्धनीयता हो गया, तन्यता हो गया। तो एक ऐसी धातु को चुनना था हमारे को यहाँ से जिसको पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, उसे तन्य धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्य। धातुओं का ही गुण होता है एक तन्यता का, आघात वर्धनीयता भी होता है। तो तन्यता कौन सा गुण होता है? वह धातु जिसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है, उसको कहते हैं तन्य धातु। तो यहाँ से सबसे अधिक कोमल, आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है किसमें? सोने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोना। और सोने का रासायनिक जो प्रतीक होता है वो होता है कौन सा? Au। जबकि चांदी का कौन सा होता है? Ag होता है। और जो सोना होता है, सोने का परमाणु क्रमांक होता है 79 होता है। और जो सोना होता है, ये सोना कर्नाटक राज्य के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां सोने की खानें पाई जाती है। जैसे सोने की जो कर्नाटक में खान पाई जाती है उसे कहते हैं सोनार की खान। तो सोनार की खान में क्या निकलता है? सोना निकलता है। तो आप जान पाए होंगे सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? Au होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। इसे सोना कहते हैं। यहाँ तन्य नहीं, आपको आघात वर्धनीयता भी पूछे तब भी आप बता सकते हो कि आघात वर्धनीयता का गुण भी किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा सोने में ही पाया जाता है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो पाता बी होता। बी में लिखा हुआ है Au। चलिए नेक्स्ट 7वां जो नंबर का क्वेश्चन है वो है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक हमारे को क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि जो जिंक है वो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है। कॉपर को क्या करता है? अलग कर सकता है। किस कारण? क्योंकि जो जिंक होता है वो जिंक कॉपर की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। और अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऐसे गुण होते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। यानी कि कॉपर कम अभिक्रियाशील है और जर्डन ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है। इसी कारण जहां कॉपर जुड़ा हुआ है सल्फेट के साथ, वहां तो क्या जुड़ता है? जिंक। और क्या बनता है हमारे पास? जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर हमारे पास अलग हो जाता है। तो किस कारण हो पाया? ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण।
तो ऐसा कहीं ना कहीं लिखा होगा किसी ऑप्शन में। यहाँ बी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर होता, क्योंकि बी में लिखा हुआ है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है कौन? जिंक होती है। तो यहाँ से सही उत्तर बता पाए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट 8th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है। अभी हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटिव देखा। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, यदि इसमें हम Zn मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास? ZnSO4 बनता है और हमारे पास क्या बनता है? Cu बनता है। अब ऑप्शन में चुनना था कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, और ये ग्रुप डी के पेपर का क्वेश्चन है। अब यहाँ दिया हुआ है पानी का निर्माण होता है, पानी का निर्माण तो हमारे पास कहीं नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है, तो ये सही होता है। यहाँ हमारे पास जिंक सल्फेट है, क्या है? जिंक सल्फेट। तो सही उत्तर भी क्या होता? बी होता, कि यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाते हैं तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। तो यहां से हमारे पास सही उत्तर होता है इसका कौन सा? बी होता। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जलयोजित कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है। देखो कॉपर सल्फेट का सूत्र तो CuSO4 होता है। अब कॉपर सल्फेट का सूत्र तो आप जानते होंगे क्या होता है? CuSO4 होता है। लेकिन कॉपर सल्फेट हमारे को जलयोजित पूछा, यानी कि जल के साथ वाला पूछा, तो जो जल के साथ कॉपर सल्फेट होता है वो होता है CuSO4.5H2O। ये जो CuSO4 होता है ये तो पीले कलर का होता है, जबकि CuSO4 जो 5H2O जो जलयोजित जो कॉपर सल्फेट होता है वो एक हरे कलर का होता है। तो यहाँ हमारे को जलयोजित कॉपर सल्फेट पूछा, तो जलयोजित कॉपर सल्फेट कौन सा होता है? ए यहाँ से सही आंसर होता कि CuSO4.5H2O जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। 10 नंबर के क्वेश्चन में हमें चुनना था कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना था कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा लचीला और कोमल होता है। तो सल्फर में ऐसा गुण नहीं होता है, कार्बन में भी ऐसा गुण नहीं होता है, फास्फोरस में भी नहीं होता है। जो तांबा होता है, ये तांबा, इसमें भी तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि ये अन्य की तुलना में जो ऑप्शन हमारे पास लिखे हुए हैं उनकी तुलना में ज्यादा कोमल होती है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? बी होता। और तांबे का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Cu, कॉपर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर किसका विस्थापन होता है। तांबा सल्फेट मतलब तांबा सल्फेट CuSO4, इसमें क्या मिलाया है हमारे पास? Zn मिलाना है हमारे को। अब क्या बनेगा? ऐसी यदि क्रिया हमने पहले भी पढ़ी हुई है, यदि हमारे पास कॉपर सल्फेट के विलयन में Zn मिलाने की कई सिचुएशन आती है, तो मैंने आपको इसी पहले ऐसे बताया कि ऐसा गुण होता है धातुओं में कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। यहाँ कॉपर और जिंक इन दोनों में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी है? Zn है। तो Zn किसकी जगह आएगी? Cu की जगह। Cu को क्या कर देगी? अलग। तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है ZnSO4 प्लस हमारे पास क्या बनेगा? Cu बनेगा। तो किसका प्रतिस्थापन हुआ? वो प्रतिस्थापन हुआ किसका? कॉपर का। तो यही क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि तांबा सल्फेट के विलयन में यदि जस्ता मिलाते हैं तो किसका विस्थापन होता है? किसका विस्थापन होता है? Cu, कॉपर, तांबे का विस्थापन होता है। तो समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? डी होता। चलिए नेक्स्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन है। आप पढ़ पा रहे होंगे 12वें नंबर के क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्वेश्चन। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है, मतलब जिंक सल्फेट ZnSO4 के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है, Cu को डुबाया जाता है, तो क्या होता है? यहाँ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमारे पास क्या है? ZnSO4 है। Zn Cu की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील है और धातु में गुण होता है कि
अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित करती है, लेकिन कभी भी कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं करती है। जैसे कि हमारे पास कुछ समय पहले ऐसे आया था, तो हमने ऐसे बनाया कि यहाँ बनता है क्या, ZnSO4 बनता है, ऐसे हमने समझा। क्यों? क्योंकि Cu क्या है, कम अभिक्रियाशील है, Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो Zn ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है Cu के स्थान पे। लेकिन हमारे पास पहले से ही अब यहाँ वापस हम Cu मिलाते हैं तो क्या अभिक्रिया होगी, नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कभी भी कम अभिक्रियाशील धातु ज्यादा अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। तो जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें ऐसे आता कि इस प्रक्रिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यहां से सही उत्तर होता कौन सा, बी होता। तो आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। खालिस्तान गैस विकसित होती है तब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि ऐसी कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है जब हम जिंक की क्रिया Zn की क्रिया किसके साथ कर दें, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कर दें। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Zn क्या है, जिंक। यदि ऐसी कहीं प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या बनता है, कौन सी गैस हमारे पास निर्मित होती है, तो यहाँ बनेगा ZnCl2। एक तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, और एक हमारे पास बनेगा क्या, H2 गैस। अब यहां से आप समझ पाए कि ऐसी यदि कहीं प्रक्रिया है जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। आप समझ भी पाए होंगे यहां से। तो सही उत्तर होता कौन सा, ए होता। चलिए नेक्स्ट, भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि अब जो भोजन के बर्तन होते हैं उन भोजन के बर्तनों पर जिंक की परत नहीं चढ़ाते हैं, किसकी परत चढ़ाते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं। टिन की परत इस कारण चढ़ाते हैं क्योंकि Zn जो है वो Zn ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, जबकि टिन जो है वो कम अभिक्रियाशील है। टिन कम अभिक्रियाशील होने के कारण ही भोजन के जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, ना कि Zn, जिंक की परत नहीं चढ़ाते क्योंकि Zn ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता है कौन सा, जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, सी सही उत्तर होता है। 14वें का आप समझ भी पाए होंगे, आप उधर से देख भी पाए होंगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट 15वें नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। कि आवर्त सारणी में कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो उभयधर्मी व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ से जो धातु है कौन सी, Zn, ये Zn की जो ऑक्साइड हो गई, ये ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करने के कारण इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन सी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ से सही उत्तर होता कौन सा, Zn होता। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। कि हमने इससे पहले गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ी। इस प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि जो लोहा होता है इस लोहे पे किसकी परत चढ़ा दे, जिंक की परत चढ़ा दे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जबकि हमारे को पूछा कि गैल्वेनाइजेशन लोहा कौन सा होता है जिसपे क्या चढ़ा हो, जिंक चढ़ा हो, उसको कहते हैं। तो यहां से जैसा बी ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हो, जिंक लेपित जो लोहा होता है, जिंक लेपित जो लोहा होता है इस, तो जैसा आप देख पा रहे हो बी ऑप्शन में, तो यहाँ से सही उत्तर होता कौन सा, बी होता। कि जिंक लेपित जो लोहा होता है उसे गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है। इसे गैल्वेनाइजेशन भी लोहा कह सकते हैं, इसे यसद लेपन वाला लोहा भी कह सकते हैं। तो ऐसे सही उत्तर होता हमारा कौन सा, बी होता। तो आप जैसा ऑप्शन भी पढ़ पढ़ते इसके। चले नेक्स्ट 17वें नंबर के क्वेश्चन को और पढ़ते हैं हम यहाँ से। 17वें नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना क्या है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी भी लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो Zn जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है यसद लेपन। क्या कहते हैं, यसद लेपन।
या इसको कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कह सकते हैं इसको। इसी प्रक्रिया को जस्तीकरण भी कहा जाता है। आपको ये भी जगह जगह पूछा जा चुका है एग्जाम में कि गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, किस पे चढ़ाई जाती है। तो ऐसा आप समझ पाए हो कि इन ये जो प्रक्रियाएं आपके पास नाम लिखी हुई है एक ही के नाम है, और ये प्रक्रियाएं क्या है कि लोहे पे किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण लोहे पे जंग ना लग सके। चलिए नेक्स्ट 18वें नंबर की क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब यहां से 18वें नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था कि गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया। ये तो हम जानते हैं कि गैल्वेनाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है ये लोहे को जंग से बचाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें स्टील और लोहे पर खालिस्तान की कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसका इस्तेमाल, किसकी कोडिंग की जाती है, किसकी कोडिंग की जाती है, Zn जिंक की कोडिंग की जाती है। तो आप समझ पाए होंगे ऐसा। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप शुरू से एंड तक बने हो तो आपको सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 समझ में आए होंगे। और यदि आपने लोहे पे जंग किस प्रकार से लगती हैं, कुछ धातुएं संसारित किस कारण होती हैं, ऐसे यदि वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप संसारण से रिलेटिव जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आप उनको सभी को पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको पार्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट, तो आप 18वें का उत्तर बता पाते क्या, डी बता पाते कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। 19 नंबर की क्वेश्चन को और देखते हैं। आज वाला जो सेशन है इस आज वाले सेशन का ये 19 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नीला तोता का दूसरा नाम क्या होता है? कि हमारे पास जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 होता है, ये होता है जलयोजित कॉपर सल्फेट, तो ये होता है। बाकी वैसे हम कॉपर सल्फेट को लिख सकते हैं क्या, CuSO4 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या कि नीले तोते का दूसरा नाम क्या होता है। जो CuSO4 होता है इसको आप जानते हो क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, कॉपर, यदि हम कॉपर की जगह तांबा लिख सकते हैं, तांबा सल्फेट भी तो कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, तांबा सल्फेट भी कह सकते हैं, ये इसी के नाम है। और जो कॉपर सल्फेट, जो तांबा सल्फेट होता है, इसी को नीला तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला तोता कहा जाता है। तो यहां से हमें बताना था कि नीले तोते का दूसरा नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट या तांबा सल्फेट होता है। तो यहां से हमारे पास उत्तर होता कौन सा, ए होता, क्योंकि ए जो ऑप्शन है इस ए ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास क्या, ताम्र सल्फेट लिखा हुआ है। तो यहां से सही उत्तर होता कौन सा, ए होता, कि जो नीला तोता होता है इस नीले तोते का सूत्र होता है CuSO4 होता है। और ये नाम क्या होता है इसका, अन्य नाम कॉपर सल्फेट कह सकते हैं, इसको तांबा सल्फेट भी कह सकते हैं। इसी प्रकार आप वीडियो में एंड तक बने होंगे तो सभी क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की कुछ अन्य धातुएं और होती हैं, उन अन्य धातुओं के भी क्वेश्चन मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो यदि अन्य पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट को आप चेक करिएगा। जो जनरल साइंस की जो मैंने बहुत से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं उन सभी क्वेश्चनों को और उन सभी थ्योरी सेक्शन के पार्टों को आप 1 बाय 1 देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीजें समझने में आसानी हो सके। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।